हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। किस प्रकार का पुनर्वास जिसमें शरीर के कार्य बहाली होती है? किस प्रकार का पुनर्वास जिसमें शरीर के कार्य की बहाली होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक पुनर्वास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित छीन टीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जीवित छीन टीका नहीं है? तो साल्क जो है यह एक जीवित छीन टीका नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। किन संचारी रोगों के प्रसार को रोकना सबसे कठिन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयरबॉर्न। एयरबॉर्न डिजीज जो होता है इसको रोकना सबसे कठिन है। अगला प्रश्न है, लंबवत संचरण कैसे होता है? तो लंबवत संचरण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला देखेंगे, डीपीटी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आदर्श तापमान क्या है? डीपीटी वैक्सीन जो है इसको स्टोर करने के लिए हम लोग सबसे इसका आइडियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किस अध्ययन में हम रोग के सापेक्ष जोखिम प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या वर्ग स्टडी। अगला है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट सुरक्षा का गठन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा जो है यह विशिष्ट सुरक्षा का गठन करता है। कौन सी श्रेणी बताती है कि बीमारी की आवृत्ति को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखते हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रण। नियंत्रण श्रेणी जो बताती है कि बीमारी की आवृत्ति को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखते हैं। अगला है, प्रहरी निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल मामलों का पता लगाने के लिए प्रहरी निगरानी का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, मौखिक पुनर्जलीकरण विलयन में साइट्रेट मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही, एसिडोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मौखिक पुनर्जलीकरण विलयन में साइट्रेट मिलाने का उद्देश्य है सही एसिडोसिस करना। अगला है, हैजा के टीके के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा। हैजा के टीके के संबंध में हमारा गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी, लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा। और यह 6 महीने के अंतराल पर दिया जाता है, यह कथन सही है। महामारी में उपयोगी नहीं है, यह भी सही है। और मौखिक रूप से नहीं दिया गया, यह भी। तो गलत कौन सा है? लंबे समय तक चलने वाली यह प्रतिरक्षा है, यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्टुसिस वैक्सीन का पूर्ण कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? पर्टुसिस वैक्सीन का पूर्ण कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? तो आक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ताज़ा ब्लीच तैयार करने के बाद कितना क्लोरीन उपलब्ध होगा? ताज़ा ब्लीच तैयार करने के बाद कितना क्लोरीन उपलब्ध होगा? तो इसका उत्तर है 30%। फ्रेंड्स, यह सारे क्वेश्चन एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली रासायनिक कीटाणुनाशक है? निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली रासायनिक कीटाणुनाशक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइजोल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग के संचरण को रोकने के लिए अलगाव की आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धनु स्तंभ। टेटनस रोग जो है, इस रोग को संचरण को रोकने के लिए अलगाव की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, सक्रिय और निष्क्रिय टीकाकरण को छोड़कर सभी में एक साथ किया जाता है, क्या कहता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खसरा। सक्रिय और निष्क्रिय टीकाकरण को छोड़कर
खसरा में एक साथ किया जाता है। अगला हो जाएगा क्लोरीन सभी में निसंक्रामक क्रिया करता है सिवाय किसका, तो सिवाय सेंट्रीमाइड, ऑप्शन नंबर बी का। अगला हो जाएगा Mg2+ आयन का उपयोग निम्नलिखित में से किस टीके में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OPV वैक्सीन जो होता है इसमें स्टेबलाइजर के रूप में Mg2+ आयन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस टीके की एक अप्रत्याशित जटिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खसरा। आगे देखेंगे सेवलॉन में शामिल क्या है। सेवलॉन जो है इसमें क्या क्या इसका कंपोजिशन है, तो इसका उत्तर है सीतावलॉन और हिबिटेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, सीतावलॉन और हिबिटेन। अगला प्रश्न है नियमित क्लोरीनीकरण द्वारा पानी की कीटाणु शोधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है पूर्व वर्तमान कीटाणु शोधन। थूक को कीटाणुहित किया जा सकता है, कैसे थूक को कीटाणुहित करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा उबाल कर, तो उबलना इसका सही उत्तर है। मूत्र का विसंक्रमण किस प्रकार का विसंक्रमण है, मूत्र का विसंक्रमण किस प्रकार का विसंक्रमण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती। अगला देखेंगे तेल और पाउडर किसके द्वारा निष्फल होते हैं, तेल और पाउडर किसके द्वारा निष्फल होते हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गर्म हवा ओवन। तेल और पाउडर गर्म हवा ओवन के द्वारा निष्फल होते हैं। अगला है ऑटोक्लेव की नसबंदी की दक्षता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस स्टीरोथोफॉर्मिलस। स्टीरोथोफॉर्मिलस जो है इसका बैसिलस इसका नसबंदी की दक्षता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए किया गया था। केवल आयुर्वेद और योग, यह भी सही है, केवल यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपैथिक केवल, तो ऊपर का सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों हो जाएगा, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है रोग की सांप्रेषणीयता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक हमले की दर पर किया जाता है। रोग की सांप्रेषणीयता का आकलन माध्यमिक हमले की दर पर किया जाता है। साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सैकेट जो है यह साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक हैं। अगला है शल्य चिकित्सा घाव का अस्पताल अधिगृहित संक्रमण ज्यादातर किसके द्वारा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपकरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कोल्ड चेन को किस नाम से भी जाना जाता है, कोल्ड चेन जो है इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला और टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला दोनों को कोल्ड चेन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर OPV के लिए अनुशंसित वैक्सीन भंडारण तापमान कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 से 25। -15 से -25 के बीच में इसका तापमान है। अगला प्रश्न देखेंगे जिला स्तर पर सभी OPV को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने महीनों तक संग्रहित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से किस टीके में गर्मी के प्रति सबसे कम संवेदनशीलता है, गर्मी के प्रति कम संवेदनशीलता किस टीके में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस टीके को फ्रोज नहीं करना चाहिए। कौन से टीके को फ्रीज नहीं करना चाहिए फ्रीज में, तो इसका उत्तर है हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल। ये तीनों टीका जो है इसको फ्रीज नहीं करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबसे ऊपर, सॉरी सबसे ऊपर इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिर्फ हेपेटाइटिस बी जो है इसको फ्रीज नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन श्वसन अंग है। निम्न में से कौन श्वसन अंग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा। यह तीनों श्वसन अंग है। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। कोल्ड चेन डिलीवरी सिस्टम में प्राथमिक स्तर का मतलब है। कोल्ड चेन डिलीवरी सिस्टम में प्राथमिक स्तर का मतलब है राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस श्रेणी के वैक्सीन रेफ्रिजरेटर को फोटोवोल्टिक यूनिट भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर है सौर ऊर्जा रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सौर ऊर्जा रेफ्रिजरेटर जो है यह फोटोवोल्टिक यूनिट भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है जहां प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे के लिए विश्वसनीय मुख्य बिजली है वहां वैक्सीन रेफ्रिजरेटर की कौन सी श्रेणी पसंदीदा विकल्प है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्फ से ढका रेफ्रिजरेटर। एक इंसुलेटेड कंटेनर जिसे परिवहन या अवैकल्पिक भंडारण के दौरान आवश्यक तापमान सीमा में टीकों और मंदक रखने के लिए पानी के पैक के साथ पंक्तिबद्ध किया जा सकता है, क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैक्सीन कोल्ड बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। एक कोल्ड बॉक्स का कोल्ड लाइफ व अधिकतम समय है जब एक बंद कोल्ड बॉक्स फ्रोजन आइस पैक के साथ पंक्तिबद्ध होने पर कितने डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान बनाए रखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। एक कोल्ड बॉक्स को कोल्ड लाइफ व अधिकतम समय जब बंद कोल्ड बॉक्स फ्रोजन आइस पैक के साथ पंक्तिबद्ध होने पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान बनाए रख सकता है। अगला प्रश्न है वर्तमान प्रीक्वालिफाइड कोल्ड बॉक्स मॉडल का अधिकतम कूल लाइफ कितना समय है जब एक स्थिर +43 डिग्री सेल्सियस पर परीक्षण किया जाता है। तो इसका उत्तर है 12 घंटे से 2 दिन तक इसका समय है, कूल लाइफ समय। अगला प्रश्न है वर्तमान प्रीक्वालिफाइड वैक्सीन कैरियर्स का जीवन ठंडा है, कितने घंटे तक जीवन ठंडा है। तो इसका उत्तर है 18 से 50 घंटे तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स सारे प्रश्न जो हैं यह हमारे टीकाकरण से हैं, वैक्सीनेशन, तो इसलिए ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं एनएम की परीक्षा के लिए। इसे आप लोग ज़रूर 2 से 3 बार देखिए। अगला प्रश्न है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के प्रारंभिक तापमान पर पानी और बर्फ का मिश्रण किस पानी के पैक में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वातानुकूलित आइस पैक के में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है परिवहन या भंडारण के दौरान फ्रीज संवेदनशील टीकों के साथ रखे जाने वाले छोटे डिजिटल उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज संकेतक कहा जाता है। अगला है खुली बहुखुराक वैक्सीन शीशियों को रखना महत्वपूर्ण है जिसमें परीक्षकों को शामिल नहीं किया जाता है, तापमान किस तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो इसका उत्तर है -2 से -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा किया जाता है। अगला प्रश्न है WHO की बहुखुराक शीशी नीति MDVP कब शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है टीकों की सभी खुली WHO पूर्व योग्य बहुखुराक शीशियों को त्याग दिया जाना चाहिए, क्यों त्याग देना चाहिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टीकाकरण के सत्र के अंत में
त्याग देना चाहिए। अगला है फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा टीका सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखना चाहिए। तो MMR, BCG और OPV टीका जो है यह सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखना चाहिए। अगला है यह जांचने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है कि क्या फ्रिज संवेदनशील टीके 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो इसका उत्तर है सेक टेस्ट करने के बाद यह हमें पता चलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त हुए हैं या नहीं। अगला प्रश्न है प्लामोडियम वाइवैक्स की उष्मयन अवधि है। प्लास्मोडियम होगा यहाँ पे शायद, प्लास्मोडियम वाइवैक्स की उष्मयन अवधि कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 से 14 दिन। प्लास्मोडियम वाइवैक्स होता है उसका उष्मयन अवधि जो है 10 से 14 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत में मलेरिया परजीवी सभी को छोड़कर है। भारत में मलेरिया परजीवी जो है किसको किसको छोड़कर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पी विवैक्स, प्लास्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवले। ये तीनों इसमें कोई भी नहीं होगा। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है मलेरिया में रिलैप्स के लिए जानी जाने वाली प्लाज्मोडियम प्रजाति कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवैक्स अंडाकार। अगला है मलेरिया के टीके में विशिष्ट सामग्री है। मलेरिया के टीके में विशिष्ट सामग्री क्या है। तो इसका उत्तर है स्पोरोजोइट प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मलेरिया फैलाने वाले एनोफ्लीज की प्रजातियां कौन सी है। तो इसका उत्तर है एनोफ्लीज एपिरोटिकस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है प्लाज्मोडियम की बाह्य उष्मयान अवधि कितनी है। तो इसका उत्तर है 10 से 20 दिन की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पूरे देश में हर साल मलेरिया रोधी माह किस महीने में मनाया जाता है। तो जून महीने में पूरे देश में हर साल मलेरिया रोधी माह मनाया जाता है। अगला है मलेरिया की पुनरावृत्ति क्या है। तो इसका उत्तर है उपचार के बाद यौन चरण पैरासिटेमिया का पुनः प्रकट होना मलेरिया की पुनरावृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मलेरिया के क्रीमोफोलेलिक्सिस को छोड़कर सभी के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है प्राइमाक्विन जो है मलेरिया के क्रीमोफेरेनिलिक्सिस को छोड़कर सभी के द्वारा प्राइमाक्विन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एपीआई क्या है। तो इसका उत्तर है वार्षिक परजीवी घटना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एपीआई जो है यह वार्षिक परजीवी घटना है। अगला है उत्तर केरेलिया परियोजना किसके जोखिम कारकों का मूल्यांकन करती है। तो इसका उत्तर है कोरोनरी धमनी रोग जो है इसके जोखिम कारकों का मूल्यांकन करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मधुमेह मेलिटस के विकास के लिए एक जोखिम कारक नहीं है। डायबिटीज मेलिटस जो होता है मधुमेह मेलिटस उसके विकास के लिए एक जोखिम कारक कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर है विटामिन का उच्च सेवन ए। तो इसका जोखिम कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है धूम्रपान निम्नलिखित श्वसन क्षति से संबंधित नहीं है। धूम्रपान जो है यह बोल रहा है निम्नलिखित श्वसन क्षति से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर है सरकाइडोसिस जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में हृदय रोग का सबसे कम सामान्य कारण कौन सा है। हृदय रोग का सबसे कम सामान्य कारण जन्मजात से है। ऑप्शन नंबर डी बाय बर्थ जो होता है इसका सबसे कम कारण है। अगला प्रश्न है हेडॉन मैट्रिक्स किससे संबंधित है। हेडॉन
मैट्रिक्स किससे संबंधित है? तो चोट की रोकथाम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सप्ताहांत में होने वाली दुर्घटनाएं क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है चक्रीय रुझान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सप्ताहांत में दुर्घटना होने वाली चक्रीय रुझान कहलाती है। अगला है, ग्रामीण और शहरी आबादी सभी बीमारियों में अलग अलग है, सिवाय किसके? तो सिवाय टीबी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। सिवाय टीबी के शहरी और ग्रामीण आबादी सभी बीमारियों में अलग अलग है। अगला प्रश्न है, कौन कदम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कौन कदम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गैर संचारी रोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रूल ऑफ हाफ्स। रूल ऑफ हाफ्स किसमें देखा जाता है? तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर में रूल ऑफ हाफ्स देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, बच्चों में आसानी से रोके जा सकने वाले कारण के अंधेपन का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए की कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बच्चों में आसानी से रोके जा सकने वाले अंधेपन का सबसे आम कारण है विटामिन ए की कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कम दृष्टि का सबसे आम कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पेट की चर्बी के संचय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कमर से कूल्हे का अनुपात करने से पेट की चर्बी के संचय का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉर्पुलस इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है? कॉर्पुलेंस इंडेक्स जो है यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका उत्तर है वास्तविक वजन बटे वांछनीय वजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, त्वचा की तह की मोटाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस साइट का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लसदार क्षेत्र जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन महिलाओं में कमर कूल्हे के अनुपात निम्न में से कौन महिलाओं में कमर कूल्हे के अनुपात का कट ऑफ स्तर है जो पेट की चर्बी जमा होने का संकेत देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.85। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, फील्ड कार्सिनोजेनेसिस। फील्ड कार्सिनोजेनेसिस किसमें देखा जाता है? तो इसका उत्तर है सिर और गर्दन का कार्सिनोमा में फील्ड कार्सिनोजेनेसिस देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कैंसर के शुरुआती चेतावनी के संकेत जिनके बारे में जनता को पता होना चाहिए किसको छोड़कर सभी शामिल है? तो हमारा ऑप्शन देखिए इसमें किसको छोड़कर सभी शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है अस्पष्टीकृत वजन बढ़ना, इसको छोड़कर सभी शामिल है। अगला है, दुनिया के पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करने वाला सबसे आम कैंसर कौन सा है? तो इसका उत्तर है फेफड़ों का कैंसर। लंग कैंसर जो है इसमें दुनिया में पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करने वाला सबसे आम कैंसर है। अगला क्वेश्चन है, तीव्र आम वाती बुखार में एरिथेमा मार्जिनटम निम्नलिखित के साथ होता है? तो यह कार्डिटिस जो है इसमें तीव्र आम वाती बुखार में एरिथेमा मार्जिनटम होता है। अगला है, बीपी का ट्रैकिंग का तात्पर्य क्या है? बीपी का ट्रैकिंग का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोटेंशन का बीपी हाइपोटेंशन रहता है। अगला है, चिकन पॉक्स का संक्रमण किसके लिए रहता है? चिकन पॉक्स का संक्रमण किसके लिए रहता है? तो दाने की शुरुआत के 6 दिन बाद चिकन पॉक्स का संक्रमण रहता है। चिकन पॉक्स का सेकेंडरी अटैक रेट क्या है? तो 90 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चिकन पॉक्स का सेकेंडरी अटैक रेट 90 है। दाद किसके कारण होता है? दाद जो होता है दांत खुजली किसके कारण होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिशेला जोस्टर वायरस के कारण दाद होता है। अगला प्रश्न है, कॉपलिक धब्बे किसमें देखे जाते हैं? कॉपलिक धब्बे किसमें देखे जाते हैं? तो प्रोड्रोमल अवधि में कॉपलिक धब्बे देखे जाते हैं। खसरा से मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका उत्तर है माध्यमिक जीवाणु संक्रमण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। खसरा से मृत्यु का सबसे आम कारण माध्यमिक जीवाणु संक्रमण है। अगला है, रूबेला के लिए अनुशंसित टीकाकरण रणनीति सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टीकाकरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिलाएं जो 15 से 49 वर्ष के भीतर की हैं, इसे रूबेला के लिए अनुशंसित टीकाकरण रणनीति सबसे पहले और महत्वपूर्ण टीकाकरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया के लिए पसंद का उपचार है। डिप्थीरिया के लिए पसंद का उपचार कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साधनों की सबसे गंभीर जटिलता क्या है? तो इसका उत्तर है मेनिंगोइंसेफेलाइटिस जो है यह साधनों की सबसे गंभीर जटिलता है। बच्चों में कंठमाला की सबसे आम जटिलता क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों में कंठमाला की सबसे आम जटिलता सरण रोकने वाला मेनिंजाइटिस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कंठमाला की ऊष्मायन अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 18 दिन की अवधि होती है। कंठमाला की ऊष्मायन अवधि 18 दिन की होती है। अगला है, पोलियो वायरस को जल्द से जल्द अलग करने के लिए किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक स्टूल जो है इसका इस नमूने का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार की ऊष्मायन अवधि कितनी है? ऊष्मायन अवधि मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, इंक्यूबेशन पीरियड। टाइफाइड बुखार की ऊष्मायन अवधि जो है इसका 10 से 14 दिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हैजा के लिए सबसे अच्छा कीटाणुनाशक क्या है? हैजा के लिए सबसे अच्छा कीटाणुनाशक क्या होगा? तो इसका उत्तर है क्रेसॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शहरी मलेरिया किसके कारण होता है? शहरी मलेरिया जो है यह किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है एनोफिलीज स्टेफेंसी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रेबीज मुक्त देश कौन सा है? तो रूस जो है यह रेबीज मुक्त देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जानवर के काटने से मानव रेबीज नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस जानवर के काटने से मानव में रेबीज नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। अगला प्रश्न है, रेबीज वैक्सीन बनाने के लिए किस वायरस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है फिक्स्ड वायरस जो है ऑप्शन नंबर सी इसका रेबीज वैक्सीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग जो है यह किसके द्वारा फैलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चूहा पिस्सू जो है इसके द्वारा प्लेग फैलता है। HIV पोस्ट प्रोफिलैक्सिस के भीतर शुरू किया जाना चाहिए। कितने घंटे के भीतर शुरू किया जाना चाहिए? तो 72 घंटे के भीतर HIV पोस्ट प्रोफिलैक्सिस शुरू किया जाना चाहिए। और अगला और अंतिम हमारा प्रश्न है, HIV लंबवत संचरण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी कौन सा है? तो इसका उत्तर है हार्ट। HIV लंबवत संचरण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी हमारा हार्ट है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी ANM छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। और जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।